चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम सोन गंगा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पर सोन भी बोल रहे हैं, गंगा भी बोल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गंगा नदी मान लीजिए इस तरीके से बहती है। गंगा नदी की जो सहायक नदी है ये सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी गंगा की एक सहायक नदी है और इसमें छत्तीसगढ़ की कई नदियाँ जाकर के विसर्जित हो जाती हैं। इसीलिए हम इसको सोन एवं गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। सोन भी यूज़ कर सकते हैं, गंगा भी। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, लेकिन आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में जो कि इस अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। फिर इनको हम मैप में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। सबसे अगर आप प्रमुख नदी बोलेंगे तो बनास हो गया। ठीक है, बनास के अलावा यहाँ पर गोपद नदी, गोपद नदी के बाद रिहंद नदी, रिहंद के अलावा कन्हर नदी। ये चार नदी जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम इन चारों नदियों के बारे में डिटेल देख लेते हैं। कुछ और यहाँ छोटी मोटी नदियाँ बहती हैं जिसको कि हम जब एक दो लेक्चर बाद जो छत्तीसगढ़ की अन्य नदियाँ हैं उनको मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगी कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तेल नदी, बलमदेही नदी, ये सब नदी जो है वो किस जिले में प्रवाहित होती, क्योंकि इनका लेंथ ज़्यादा है नहीं और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ ये मान लीजिए कौन से ज़िले से प्रवाहित होती, इस तरीके के MCQs पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनास नदी से ही शुरुआत करेंगे। अगर आप बनास नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो इसका उद्गम स्थल क्या है? मांझटोली की पहाड़ियाँ। ठीक है, मांझटोली की पहाड़ी। इसको आप कैसे याद रखेंगे, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिए कि जैसे यहाँ पर टोली, टोली जो शब्द है ग्रुप ऑफ मेंबर्स, अकेले तो बनता नहीं है। ठीक है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं तो इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, जो भी ग्रुप का लीडर होता है वो टोली बनाता है। तो ऐसे करके फिर ये आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आप आजकल का ट्रेंड देख रहे हैं स्टेटमेंट वाइज या फिर मैच द फॉलोइंग, कभी भी आपको नदियों का ओरिजिन और उस नदी का नाम एक साइड दिया होगा तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आप देखेंगे कहाँ पर है, तो ये कोरिया ज़िले के अंतर्गत आता है। उसके अलावा अगर आप इस नदी का प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये कोरिया ज़िले के अंतर्गत ही बहती है। उसके अलावा यहाँ पर बनास का आप देखेंगे कि ये कहाँ पर विसर्जित होती है। शिकारगंज नामक जगह है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये उसमें जाकर के प्रवाहित हो जाती है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्या है उस जगह का नाम? शिकारगंज, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके अलावा फिर हम दूसरी नदी देखेंगे। दूसरी नदी कौन सी नदी? गोपद। गोपद का अगर आप ओरिजिन याद रखेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, उद्गम स्थल क्या है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, सोनहट का पठार। ठीक है, सोनहट का पठार। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए भी ट्रिक है। सभी चीज़ों का ट्रिक है, जैसे ये सब चीज़ें क्या है फैक्चुअल है और धीरे धीरे फैक्ट्स आपके पास बहुत सारे जमा हो जाएंगे। तो क्या है, हमारा काम ही है आपको चीज़ें याद रखवाना। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सही करेंगे तो यही हमारी क्या बोलना चाहिए, परफेक्ट आउटपुट है। अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो देखिएगा आपको ये सारे ट्रिक्स याद आएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये गोपद है, गोपद से जैसे ही आप देखेंगे तो गोपियाँ। ठीक है, शिव जो कृष्ण जी की गोपियाँ, तो ऐसे आपको याद आना चाहिए, गोपद से गोपी। और कृष्ण जी काफ़ी हट करते थे। हट मतलब कि जैसे वो जिद होता है ना, कि काफ़ी जिद थे, उनको अपनी बात मनवाना अच्छे से आता था। तो गोपियाँ और हट, हट यहाँ पे हट लिखा हुआ लेकिन हट करके आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये याद आ जाएगा। ये भी सेम, ये कोरिया ज़िले के अंतर्गत बहता है। ठीक है, मतलब ये कोरिया ज़िले के अंदर प्रवाहित होता है। और सोनहट का पठार भी पूरा का पूरा कोरिया ज़िले के अंतर्गत आता है। उसके अलावा अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये कहाँ पर जा कर के विसर्जित होता है। तो अगर आप विसर्जित देखेंगे तो ये फाइनली जा कर के बर्दी नामक जगह है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, और वहाँ पे जाकर ये सोन नदी में मिल जाता है। अब हम जो तीसरी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा है? ये है रिहंद नदी। पहले तो आप इसका पुराना नाम याद रख लीजिए। पुराना नाम क्या है इसका? रेण नदी। अभी भी जो यहाँ के लोग हैं वो रेण नदी के नाम से ही कहते हैं। जैसे कवर्धा का नहीं, कबीर धाम हो गया, लेकिन फिर भी उसको सब कवर्धा कवर्धा ही बोलते हैं। उसके अलावा आप इसका ओरिजिन देखेंगे तो ये छुरी मतिरंगा की पहाड़ियों से निकलता है।
इसको तो वैसे सभी को याद होगा। छुरी मतीरंगा को छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ भी कहते हैं और इसका जो एक्सटेंशन है ये कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा इन 3 जिलों के अंतर्गत इसका एक्सपांशन है। उसके बाद इसको देखिए आप कैसे याद रखेंगे इसका ओरिजिन। ये रिहंद नदी का ओरिजिन छुरी है। थोड़ा सा फनी है लेकिन देखिएगा आपको याद रहेगा। हिंद जैसे ही आएगा ना तो आपके दिमाग में जय हिंद, थोड़ा सा देशभक्ति जाग जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला था ना पिछले लेक्चर्स में कि आपको थोड़ा आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा देशभक्त बन जाइए कि देश के लिए क्या है कि अगर जान गंवाना पड़ेगा तो भी जान भी दे देंगे। तो जय हिंद। और ये छुरी जैसे क्या है देखेंगे तो ठीक है, जान भी गंवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रिहंद नदी के बारे में देखेंगे, इसकी लेंथ अच्छी खासी है। वैसे तो लेंथ के ऊपर मैं एक और लेक्चर लेकर के आऊँगी जिसमें सारी नदियों का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेंथ है वो मैं आपको याद करवाऊँगी एज अ ट्रिक फ्रॉम ट्रिक, क्योंकि इससे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। सारी जितनी भी नदियाँ हैं उनका लेंथ भी याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे रिहंद नदी यूपी में जाती है तो उसके ऊपर रिहंद डैम है, ठीक है, रिहंद परियोजना रिहंद डैम है। और इसका नाम आप देखेंगे तो गोविंद वल्लभ पंत, तो ये भी याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसको याद रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा यहाँ पर लास्टली अगर आप देखेंगे तो कौन सी नदी बच गई, एक कन्हर नदी। तो कन्हर नदी को आप कैसे याद रखेंगे, तो कन्हर नदी को आप ऐसे याद रखिएगा कि इसका जो ओरिजिन है वो बखोना चोटी। तो बखोना किसके अंतर्गत आता है, तो 15 पार्ट के अंतर्गत ही आता है। तो इसको आप ऐसा सोचिएगा कन्हर, ठीक है, हार, तो वो बखोना चोटी। तो इसको आप ऐसा सोचिएगा कि किसी का हार अगर खो जाए, ठीक है, कोई भी अपना हार जो है वो खोना नहीं चाहेगा, हार मतलब नेकलेस, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। थोड़ा फनी है लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 15 पार्ट यानी कि जशपुर। और अगर आप इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो कौन सा ज़िले में ये बहता है, तो एक तो हो गया जशपुर के अलावा बलरामपुर। उसके बाद फाइनली कोटा नामक जगह है जहाँ पे जा कर के ये मिल जाती है किससे, सोन नदी से। और अगर रिहंद का आप देखेंगे तो ये भी चोपन नामक जगह है, वहाँ पर जाकर ये सोन नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। और ये जो कन्हर नदी है ये इसका अगर आप तटीय शहर याद रखेंगे तो ये याद रखिएगा कि इसके ही किनारे डीपाडी जो कि पुरातात्विक स्थल के अंतर्गत आता है वो इसी नदी के किनारे है। डीपाडी में काफ़ी अवशेष वगैरह मिलते हैं। जब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पर्यटन स्थल तब उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा कन्हर नदी के बारे में। अब इनको हम फटाफट से मैप में इंडिकेट कर लेते हैं ताकि आपको एक बार सब चीज़ सम अप हो जाएगा, अच्छे से आपको फिर से याद हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कॉर्नर में ये अगर आप देखेंगे सोन नदी तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ऊपर से बहती है, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका मांझटोली की पहाड़ी जिससे कि कौन सा नदी निकलता है, तो ये बनास नदी निकलता है। इस प्रकार से जाकर के मिल जाता है। फिर यहाँ पर सोनहट का पठार आता है, ठीक है। सोनहट का पठार भी कुछ नहीं, डायरेक्टली आपको जाकर के इस तरीके से मिला देना है। यही आसपास में नेयूर नदी भी है छोटी सी जो कि जाके मिल जाती है, बट ये रिवर उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोरिया ज़िले के अंतर्गत बहती है। उसके अलावा आप देखेंगे अब छुरी मतीरंगा की पहाड़ी, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसी पोर्शन में ये छुरी मतीरंगा की पहाड़ी है, ठीक है। छुरी मतीरंगा या छुरी उदयपुर आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये फिर यहाँ से बहते हुए सरगुजा, फिर उसके बाद सूरजपुर से भी बलरामपुर से टच होती है, फाइनली ये ऐसे बह जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर लास्टली ये हो गया कन्हर नदी। कन्हर नदी ये 15 पार्ट में जो बखोना चोटी है यहाँ से निकल कर के फाइनली बलरामपुर से बहते हुए ये चली जाती है। ये चोपन के पास कोटा नामक जगह है, ठीक है, तो वहाँ पर मिल जाती है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ऐसा भी आता है कि बलरामपुर की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो कन्हर नदी है। कन्हर नदी की 2 सहायक नदी है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये याद रखिएगा, चिनार या चिनान, ठीक है, चिनार या चिनान। इस पर क्या है कि पवई जलप्रपात है। अभी जलप्रपात का क्या है, सेपरेट चैप्टर आने वाला है, लेक्चर आने वाला है, इसलिए वहाँ पर ही मैं आपको ट्रिक वाइज याद कराऊंगी कि कौन सी नदी के ऊपर
कौन सा जलप्रपात है या फिर कौन सा जलप्रपात है वो कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है, वो भी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। जितना भी छत्तीसगढ़ जीके है आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं सारा जितना भी है विथ ट्रिक्स आपको कराऊंगी, आप बस कंटिन्यू फॉलो करते जाइए। आप देखिएगा आपसे सारे एमसीक्यूज़ बनेंगे, ठीक है। और नहीं बनेंगे तो आप फिर पूछिएगा, आपको कमेंट सेक्शन दिया गया है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए तो आज का मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ, जिससे कि ये पता चलेगा कि किसने किसने ध्यान से लेक्चर सुना है। इसमें आपको बताना है कि रिहंद नदी का जो लेंथ है वो कितना है, ठीक है। 135, 145, 155 या 165, इन चारों में आपको बताना है कि रिहंद नदी का जो लेंथ है वो कितना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। अभी काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे, कल से जो है वो आर्ट एंड कल्चर की भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो आप करते रहिए। जो लोग भी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीके का बिल्कुल 50% का वेटेज है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से सारी चीज़ें याद करें, समझें जो समझने वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा फिर जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं वो आप करिए, ठीक है। बाकी आपको हमारा कॉपरेशन तो मिलेगा ही, ठीक है। आप जितना जो भी है कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। और आपके कोई भी सजेशंस हैं या फिर कुछ भी आप चाहते हैं कि लेक्चर्स में ये इम्प्रूवमेंट हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।